हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीएससी एनआईएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 301, उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एंड टोटल आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आंसर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये नहीं पता है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या फिर किसी कोर्स में एनरोल करना है, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी हम लोग देख लेते हैं आपका हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में जब से पूछा जाएगा, उसका टाइम होगा पूरा 3 आवर्स का, और वो होगा आपका 100 मार्क्स का। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको पढ़ना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान नहीं रखते तो आपका पेपर ख़राब भी हो जाता है कितनी बार, और आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है। देखो, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझो, खंड ख कै, खंड ख और खंड ग। खंड कै यानी जो आपका पहला सेक्शन है, उसके सारे क्वेश्चंस को आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपको 2 खंड दिए गए हैं, ख और ग। इन दोनों में से आपको केवल एक खंड के आंसर्स करने हैं, ठीक है। यानी खंड ख और ग में से आपको केवल एक खंड के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर हम खंड क की बात करें, मतलब जो आपका सेक्शन ए है, वो आपका टोटल 85 मार्क्स का है। और खंड ख और ग की बात करें तो ये दोनों ही आपके 15 नंबर के हैं, जिनमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से 85 + 15 आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब बच्चे काफ़ी बारी गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो खंड ख के भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं और खंड ग के भी, या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ख के कर लिए और कुछ ग के। जबकि आपको ऐसा नहीं करना, दोनों में से किसी एक खंड को अटेम्प्ट करना है और उसी के ही सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला जो क्वेश्चन पेपर आपका शुरू होगा ना एग्जाम में, तो खंड क इस तरीके से आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन उसमें आएगा, आपको एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने को कही जाएगी। पद्यांश क्या होता है, यानी जो आपकी कविताएं होती हैं उनमें से एक जो है आपको पद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका, 2 में से आपको एक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। तो पहला तो ये वाला है। फिर दूसरा है, आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ नहीं जहाँ संगीनों से डरती हैं। तो ये आपके इस तरीके से कुछ पद्यांश आएंगे और उनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो कै के अंदर तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, इनमें से कोई एक करना है। जबकि ख के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। ख के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। देखो, यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी थी और यहाँ पर इन पंक्तियों का, इन 2 लाइनों का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जैसे कि जिनी पिया सार रसु तजे आन रस, होई रस मगन डारे बिखु खोई। तो देखो, ये रहा जो हमारा कै का आंसर है, वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कै का आंसर मतलब ये वाला जो आपका पहला पद्यांश है, इसका हम लोग आंसर देख रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू होता है। तो सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्या के जो लोग थे वो बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य अभिषेक का वरदान मांगा था। देखो, आपने सभी ने जो है रामायण तो पढ़ी या सुनी ही होगी, तो उसी के बारे में है ये, वहीं से ये पद्यांश, उसी से रिलेटेड ये पद्यांश लिया गया है। भरत के लिए ये बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वो ही हैं, इससे भरत को अपयश मिल सकता था। इसलिए भरत ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। वो तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। तो ये तो कै वाले प्रसंग की व्याख्या थी। अब हम ख की इसकी देख लेते हैं, जो अथवा में है ना दूसरा इसका, उसको देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ये है
भरत ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हों, और अवसर मिलने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के सामने बोलने के लिए खड़े तो हुए, लेकिन बोलने से पहले उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले कि मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने खुद ही कह दिया है। मैं उससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ, और मैंने कभी भी उन्हें अपराधी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा, और वो मुझ पर तो विशेष ही कृपा उनकी रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने कभी उन्हें अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि अगर मैं कभी खेल में हार भी जाता तो भी वो मुझे ही जिता देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। ये राम का बड़प्पन ही है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। ठीक है, अब देखो ये रहा ये जो है आपका प्रसंग, इसको देखेंगे। मतलब व्याख्या ये थी इसकी, पहले वाले की प्रसंग ये था और इसकी व्याख्या ये है। अब अथवा में जो ये रहा, ये जो अथवा यानी दूसरा वाला जो है, ये दूसरे वाले की प्रसंग सहित व्याख्या है। दूसरा वाला कौन सा आपका पद्यांश है? ये आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती है। ठीक है, तो इसका जो प्रसंग है वो ये रहा। भारत पर चीन के आक्रमण के बाद कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहता है। इसकी व्याख्या ये रही। देखो, इसमें कवि कहता है कि वो देश के जहाँ के लोगों में कठिनाइयों के आने पर उत्साह न जागे, जहाँ छातियाँ संगीनों के वारों से डर जाएं, जहाँ के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाएं, वे लोग कभी आज़ाद नहीं रह सकते। आगे कवि आह्वान करता है कि शेर के अयाल यानी गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, आंधियों पर सवारी करने का हौसला दिखाओ, और किरीचों का मतलब घोंपने वाली तलवार या कटार को अपनी खाल से मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। मतलब ये हुआ कि साहस, हौसला और चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली निर्भीकता ही वीर तत्व की पहचान है। एक वीर इंसान वही होता है जो तन मन धन हर प्रकार से अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। जिस देश में ऐसे वीर होंगे वही देश स्वाधीन रह सकता है। मतलब यह है कि ए देशवासियों, तुम शत्रु की गर्दन पकड़कर शत्रु सेना पर टूट पड़ो। इस क्रम में तुम भी छत विछत हो सकते हो, मगर इसकी बिल्कुल परवाह न करो। स्वाधीन रहने की कीमत मृत्यु भी हो सकती है, मतलब आज़ादी की कीमत मृत्यु भी हो सकती है, तो उसका वर्ण करो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई दोनों जो है पद्यांशों की प्रसंग के साथ व्याख्या। अभी हम ख का आंसर देख लेते हैं। ख कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इन्हीं पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हमारा ये रहा। ख का आंसर हमारा यहाँ से शुरू होता है। देखो, कवि की जिनी पिया सार रसु तजे आन रस होई, रसमन डारे बिखर खोई। इस पंक्ति में बिखु खोई में रूपक अलंकार है। सार रस भक्ति रूपी रस की ओर इंगित करता है। यहाँ आन रस सांसारिक आकर्षणों की ओर संकेत करता है। रस मगन से तात्पर्य भक्ति के परम रस से प्राप्त आनंद से है। जिसे इस रस का आनंद मिल जाए वह व्यक्ति सांसारिक आनंदों को विष के समान समझकर खोई की तरफ फेंक देगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरी की पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसी और अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रश्नों के उत्तर लगभग 35 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 35 वर्ड लिमिट होगी उनकी, और इतने वर्ड लिमिट में आपको इन 3 में से 2 के उत्तर देने हैं। और ये भी क्या है, आपका क्वेश्चन जो है ये आपकी कविताओं से लिए गए हैं। पहला है, कठपुतली बनकर जीने का क्या आकर्षण है? तो देखो, हमारे समाज में लोगों को कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो ये भूल जाते हैं कि वे पराधीन हैं, यानी दूसरों के अधीन हैं। यहाँ एक अर्थ और भी है, वह यह है कि अपनी मानसिकता परितंत्रता का बोध ही समाप्त हो जाता है। अगर जीवन में कभी कभी यह एहसास होता भी है कि हम कठपुतली हैं, तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है, और हम कठपुतली ही बने रहने में अपना भला समझते हैं, क्योंकि सुविधाएं, उनसे प्राप्त खुशियां और जीवन जीने को बने बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम दूसरों का कहा करते रहें और अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे दें। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध कैसे प्रतिपादित करते हैं कि लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं है। तो देखो, जीवन की वास्तविकता इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है कि लेखक या कवि को जगह जगह, पग पग पर, है ना, हर रास्ते, हर चौराहे पर 100 राहें और नए नए रूप दृश्य वाले 100 विषय प्रतिदिन मिलते रहते हैं। बहुत सारे टॉपिक होते हैं लिखने के लिए। ऐसी स्थिति में रचनाकार की कठिनाई ये नहीं है कि रचना करने के लिए विषयों की कोई कमी है, बल्कि विषय तो बहुत ज़्यादा है।
समस्या है यही सही और उपयुक्त विषय का चुनाव करने की। मतलब टॉपिक तो बहुत सारे हैं लिखने के लिए, लेकिन उनमें से सही टॉपिक का चुनाव करना ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आज के समय में उपयुक्त विषय का चुनाव करना एक चुनौती भरा काम है। अगला क्वेश्चन है गैप का। गोपियां कृष्ण की मुरली को क्यों छिपा लेती हैं और मांगने पर वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, मतलब उनका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका आंसर है बात करने के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा कर रख दी। जब श्री कृष्ण उससे अपनी मुरली मांगते हैं तो वो सौगंध खाकर यानी कसम खाकर कहती है कि मुरली उसके पास नहीं है। जब कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तब वह मोह में हंस पड़ती है, अर्थात उसकी कुटिल मुस्कान बता देती है कि मुरली उसी के पास है। कृष्ण उससे फिर से अपनी मुरली मांगते हैं तो वो देने से साफ मना कर देती है। इस तरीके से राधा कृष्ण से बात करने का अवसर पा जाती है और इस अवसर का वो आनंद उठाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 3, जो कि है महा लिया गोविंद मोल अथवा मैं नीर भरी दुख की बदली। ये दो कविताएं हैं। ठीक है, महा लिया गोविंदा मोल या फिर मैं नीर भरी दुख की बदली, दो कविताएं हैं। इनमें से किसी एक का केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है। महाई अरी महा लिया गोविंदा मोल का अर्थ एक यह भी लगाया जाता है कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है और अब उन पर मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन यह जो है अर्थ ग्रहण करने पर आगे की पंक्तियों से भाव का सामंजस्य नहीं बैठता। हालांकि प्रेम में पूर्ण अधिकार के भाव की अभिव्यक्ति भी साहित्य में मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कबीर का यह दोहा देखें। नैना अंतरी आंव तू ज्यों हो नैन झपेठे, ना हाँ देखो और कूं ना तुझ देखन देऊं। ब्रज भाषा में मैं के लिए हो का प्रयोग होता है। देखो का मतलब होता है देखूंगा तथा दो का अर्थ है दूंगा। मीरा के इस पद में ये भाव नहीं है। मीरा के अन्य पदों में भी अक्सर ये भाव नहीं मिलता, जैसा कि आपने देखा होगा वे यह अधिकार अपने प्रियतम को ही देती हैं। तो ये तो देखो ये पहली वाली कविता का केंद्रीय भाव है इन वाले शब्दों का, और जो दूसरा है हमारी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, उसका भी देख लेते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में किसी एक का केंद्रीय भाव लिखने को आएगा। ठीक है, अगर आपके हिंदी के चैप्टर्स और ये कविताएं क्लियर नहीं हैं तो चैप्टर्स की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो गीत है ना मैं नीर भरी दुख की बदली, ये गीत एक बदली पर आधारित है। पहली पंक्ति में बदली अपना सीधा परिचय दे देती है, अपना इंट्रोडक्शन दे देती है पहली ही लाइन में। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना आसान हो जाएगा। प्रथम तो स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो बदली ही कौन है? मैं हूँ, है ना। मैं का मतलब बदली है यहाँ पर। वह नीर भरी है, नीर भरी का मतलब उसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि वह जल बरसाती है। वाक्य का स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख की पद यह संकेत भी देता है कि मैं स्वयं कवित्री के लिए, मतलब इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कविता स्वयं कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त यानी जो कोई नारी है बहुत परेशान है उसके लिए भी ये हो सकती है। हो सकता है कवि जो कवित्री हैं वो अपने लिए मैं शब्द का और नीर भरी दुख की बदली ऐसा वो अपने लिए बोल रही हूँ, या फिर हो सकता है कोई और स्त्री ऐसी हो जो बहुत ही पीड़ाग्रस्त हो, वेदनाग्रस्त हो। तो इस तरीके से पूरी कविता के अर्थ को दो समानांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला है जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल और दूसरा दुखी और वेदनाग्रस्त नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है भक्ति काल की सगुण अथवा निर्गुण भक्तिधारा की दो विशेषताएं सोदाहरण लिखिए। यहाँ पर पूछा गया है भक्ति काल की या तो सगुण या फिर निर्गुण भक्तिधारा की विशेषताएं बतानी है आपको दो। ठीक है, देखो पूर्व मध्यकाल में निर्गुण और सगुण भक्ति की कविताएं लिखी गई। कुछ निर्गुण कवियों ने ज्ञान के सहारे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। ऐसे कवियों को निर्गुण ज्ञानाश्रयी कवि या संत साहित्य के रचयिता कहते हैं। ये कवि कौन कौन है? कबीर, नानक, रैदास आदि। सूफी कवियों यानी इस्लाम के एकेश्वरवाद के साथ वेदांत के ब्रह्म ज्ञान और लोक संस्कृति को मिलाकर प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर प्रेम कथाएं लिखी और प्रेम के सहारे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्हें प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी कवि कहते हैं। ऐसे कवियों में मुख्य कौन है? कुतुबन मंजन एवं मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण भक्ति कवियों में से कुछ ने कृष्ण भक्ति का आधार ग्रहण किया, कुछ ने राम भक्ति का। कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि कौन कौन है? सूरदास, नंददास आदि। राम भक्ति धारा के सर्वप्रमुख कवि है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में नहीं दो अलंकारों के नाम बताइए। थोड़ी सी ग्रामर आपको दे दी जाएगी कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार है।
तो देखिए इसके अंदर आपको जस्ट अलंकार का नाम भी बताना है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरा अंधेरो होए। तो देखो इसका आंसर आप देख सकते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार है, दोनों अलंकार है। अब पांचवें क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी है, इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित पंक्तियों में किस छंद, निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं वो किस छंद में लिखी गई हैं। यानी ऊपर तो अलंकार पूछे थे, यहाँ पर छंद पूछे हैं। जा देशे घिग उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति में तय उधरे प्रकट जन रैदास। तो उपयुक्त पंक्तियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। कौन सा छंद में लिखी गई हैं? दोहा छंद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपका एक गद्यांश भी पूछा जाता है और ये गद्यांश आपका पठित होता है। पठित का मतलब आपकी पढ़ा हुआ गद्यांश, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, छोटा सा एक गद्यांश दे देंगे, उसके बाद अथवा करके दूसरा दे देंगे, जो आपको इजी लगे उसके क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है, यह युद्ध भूमि है और अनुसंघर्ष के लिए सन्नद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा, न संस्कार, न मोह, न संबंध। यदि शालीन रहकर अनुराधा यह संघर्ष कर सकी तो अत्युत्तम, अन्यथा वह भी त्याग देगी। यह युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। ये जो लेसन है ना उसका नाम है अनुराधा, अनुराधा ही लेसन का नाम है, वहीं से छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है। अथवा करके दूसरा भी देंगे आपको, जैसे कि दूसरा पैराग्राफ है, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहला तो हमारा ये था निम्नलिखित गद्यांश अनुराधा वाले लेसन से, और दूसरा है हमारा ये रहा। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे जो पहला वाला गद्यांश है उसकी प्रसंग सहित व्याख्या। देखो प्रसंग में आपको यही बताना होता है कि भाई ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और पाठ कौन से पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम बताओगे। तो अनुराधा पाठ से लिया गया है, और उसके लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। लेखक हैं श्री पंकज कुमार जी। ठीक है, अब इस प्रसंग की व्याख्या, ठीक है, ये वाला प्रसंग की आज भी अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है, इस प्रसंग की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि अनुराधा संघर्षरत थी, मतलब वो संघर्ष कर रही थी, विचारों में अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वह जांच करवाने के बाद रोगग्रस्त पाई गई, मतलब अगर उसको भी ये रोग हुआ तो उसके बच्चे का क्या होगा। इन प्रश्नों के बीच घिरी होने पर भी अजय के आत्मविश्वास ने कहीं उसे भी इस निष्कर्ष पर ला खड़ा किया कि इन सब प्रश्नों से डरना, परिस्थितियों से भागना या फिर कर्महीन रहना उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, और अनुराधा उसमें संघर्ष के लिए तत्पर। वह जीने के लिए, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध है। इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। संस्कार, मोह तथा संबंध आदि से ऊपर उठकर यहाँ तक कि आवश्यक हुआ तो शालीनता को भी त्याग कर वह अनवरत इस जीवन संघर्ष में जुटी रहेगी। इस कहानी का अंत वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ अनुराधा के जीवन में एक नया मोड़ आता है जहाँ से वो खुद के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है। तो ये तो हो गई अनुराधा वाले जो है गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या। अब दूसरे की हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका हम देख लेते हैं इसका प्रसंग। तो देखो ये वाला जो गद्यांश है, ये वाला कौन सा, ये ऊपर वाला जो गद्यांश है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ये जो गद्यांश है वो सुप्रसिद्ध हिंदी निबंधकार और समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। किसने लिखा है इसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और मनोविश्लेषणात्मक निबंध है ये अपने आप में, मतलब ये किस प्रकार का निबंध है वो बताया गया है। और इस निबंध का नाम क्या है? इसका नाम है क्रोध, उससे लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक क्रोध के त्वरित प्रभाव के बारे में बताते हुए कहता है। तो देखो प्रसंग में मेन चीज़ ये होती है कि आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए कि कौन से पाठ से लिया गया है और किस लेखक ने इसको लिखा है। मेन चीज़ आपको ये, चाहे आप सिंपल लैंग्वेज में करके इसको लिख देना। ठीक है, व्याख्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहता है कि क्रोध या जो गुस्सा होता है वो एक ऐसा दोष है जो मनुष्य के शांत रहने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। मतलब क्रोध क्या है भाई? शांत का उल्टा होता है। अगर इंसान शांत है तो इसका ऑपोजिट वह गुस्से में है। गुस्से में इंसान बड़बड़ाता है, बोलता है। एक मनुष्य द्वारा उत्पन्न क्रोध दूसरे मनुष्य में भी क्रोध को उत्पन्न कर देता है। भाई मान लो आप खुद गुस्से में हो और उल्टा सीधा बोलने लग जाओ तो सामने वाला अगर शांत भी होगा तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। मनुष्य जिसके प्रति क्रोध को दर्शाता है वह व्यक्ति भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हुआ दुख प्रकट करता है और गुस्से में उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले मनुष्य का हम पर क्रोध करना सही है या गलत।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है कि पठित पाठार के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा मोहन राकेश की भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपसे ये बोला जाता है कि जितने भी आपने लेसन्स पढ़े हैं उनमें से कोई लेसन जो है मोहन राकेश जी का हो सकता है ना, कोई सा लेसन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपने ये लेखकों के बारे में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो इन दोनों में से किसी एक, मतलब अथवा करके दे दिया आपको, या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मोहन राकेश जी जो हैं, इनमें से किसी एक की भाषा शैली, यानी इन्होंने कौन सी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, उसकी 2 विशेषताओं के बारे में बताओ। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये रहा पहला हमने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखा है, लेकिन एग्जाम में आपको ना एक करने को दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दोनों के मिलेंगे। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी पहली विशेषता ये थी, उनकी भाषा शैली की पहली विशेषता ये थी कि वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके मुक्त भाव की हंसी के ठहाकों को लोग आज भी याद करते हैं। दूसरी विशेषता ये थी कि द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल था, बहुत व्यापक था। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत एवं अपभ्रंश बांग्ला आदि भाषाओं पर आपका पूरा अधिकार था। इसके अलावा इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और संस्कृत आदि विषयों का गहरा ज्ञान था। इसका अंदाज़ा आपने ये निबंध पढ़कर लगा लिया ही होगा। द्विवेदी जी की कई विशेषताओं के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अब दूसरे जो थे वो हैं मोहन राकेश जी। तो मोहन राकेश एक सफल यात्रा साहित्य लेखक भी थे। इसके अलावा ये अपनी गहन अनुभूति को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त थे। 1972 ईस्वी में सिर्फ 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में दीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पढ़े हुए पाठों से पूछे जाएंगे। 50-50 शब्दों का मतलब 5-6 लाइन में आपको इनको आंसर करना है। 3 में से 2 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो अपने पाठों की कहानियों को भी आपको अच्छे से समझना होगा। ऐसे ही कविताओं को भी समझना होगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पद्यांश पूछे जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही आपके पाठों से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका जिजीविषा की विषय जो पाठ है ना, जिजीविषा की विजय पाठ है। इसके आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा गया है। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो ये है, लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित है। यानी जिन्होंने ये लेसन लिखा है जिजीविषा की विजय, ये जो पाठ है, और वो जो लेखक हैं वो डॉक्टर रघुवंश के पर्सनैलिटी से बहुत ही अट्रैक्ट हैं और अपनी स्मृतियों के यानी अपनी यादों के आधार पर अनुभूत सत्यों और घटनाओं को प्रकट करते हुए वह उनके चरित्र को खोलते चले जाते हैं। एक एक करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी विशेषताएं प्रकट होती चलती हैं। लेखक उनके व्यक्तित्व कृतित्व को समसामयिक परिवेश के साथ जोड़ते चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने डॉक्टर रघुवंश के आलेख नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती के उस अंश को उभारा है जो आज 3 दशक के बाद भी सामयिक हैं। अगर सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना होगा। विकास की यह पद्धति मूलतः भ्रामक है। जिस रेखा में किसी दूसरे देश की उन्नति हमने की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। तो ये जिजीविषा की विजय पाठ के आधार पर हमने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 कलाकार में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। ये 2 कलाकार आपका एक पाठ का नाम है। तो इन 2 कलाकार में 2 कलाकारों की कहानी है, किसको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। इसका आंसर है ये देखो, अरुणा के प्रेम भाव से चित्रा भी चकित रह जाती है। दोनों कलाकारों का नाम क्या है, अरुणा, दूसरी है चित्रा। ये लेसन सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अरुणा के प्रेम भाव से चित्रा भी एकदम चकित रह जाती है। जब अरुणा चित्रा की चित्र प्रदर्शनी में अपने साथ मृत भिखारिन के दोनों बच्चों को लाती है और चित्रा को ये पता चलता है कि ये दोनों बच्चे वे ही हैं जिनकी वजह से उसे इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली है, तो विस्मय से उसकी आंखें फैली फैली रह जाती हैं। वस्तुतः उसी दिन उसे इस बात का एहसास होता है कि वास्तविक कला तो दूसरों को जीवन देना है, जिसे उसकी सखी अरुणा ने इन 2 बच्चों को दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अरुणा के हृदय में सच्ची संवेदना है। दया, करुणा, मैत्री, परोपकार और सहानुभूति से भरा उसका दिल कर्म के प्रति अनुप्रेरित करता रहता है। ये हो गया दूसरे का आंसर। अभी अगला क्वेश्चन है आपका, आम आदमी को अनपढ़ बनाए रखने की किन्हीं 3 साजिशों का उल्लेख कीजिए। तो आपका एक और लेसन है, उसका नाम है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। तो ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 में से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर्स को ही आपको लिखना है। तो अनपढ़ बनाए रखने की साजिश शीर्षक प्रकाशित यह संपादकीय दिल्ली से छपने वाली मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस से लिया गया है।
उक्त पत्रिका के संपादक और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव हैं। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश में मुख्य रूप से भारत के आम लोगों को साक्षर बनाने में आ रही बाधाओं का वर्णन किया है। यह संपादकीय सन 1986 में आम बजट के कुछ प्रावधानों को आधार बनाकर लिखा गया था, जिसमें कागज के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन पूंजीपतियों और अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐशो आराम की चीज़ों के आयात पर छूट दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जो आपके उपन्यास है ना, आपके सिलेबस में उन उपन्यासों को आपको पढ़ना होगा। तो देखो यहाँ पर ये रहा, एक तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास, ठीक है, एक और दे देंगे अथवा करके, या फिर एक और दे देंगे। 2-3 क्वेश्चन में से आपको एक करने को आएगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के आधार पर कुंजर सिंह के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। या दूसरा है कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास के कथानक की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और इसमें आपको अथवा करके एक और क्वेश्चन मिल रहा है कि या फिर ये दूसरा वाला कर लो कि भी विराटा की पद्मिनी उपन्यास की भाषा की 3 विशेषताओं पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। तो देखो पहला है हमारा क्या वाला आंसर जो है वो है, कुंजर सिंह दलीप नगर का राजकुमार है, लेकिन दासी पत्र होने के कारण वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब दासी पुत्र होने की वजह से, क्योंकि वो दासी का पुत्र है इसलिए वो सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं है। जब देवी सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है तो कुंजर सिंह की राजगद्दी पाने की क्षीण आशा भी समाप्त हो जाती है। इस बीच कुमुद से उसका प्रेम हो गया और वह अपने कामुक पिता तथा कालपी के फौजदार अली मर्दान से उसकी रक्षा करने का संकल्प कर चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास के कथानक की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर ये है, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं पहले वाले के, क्या के कुछ पॉइंट्स हैं। देवी सिंह के राज सिंहासन पर आसीन हो जाने पर वह विद्रोह करता है और सिंहासन नामक दुर्ग पर कब्जा करके वहां भावी युद्ध के लिए सैन्य संगठन करना आरंभ कर देता है, लेकिन कुंजर सिंह सिंहड़ को अधिक दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख पाता। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसके पहले के ही। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसका, देवी सिंह से युद्ध में उसकी हार होती है और उसे गढ़ छोड़ना पड़ता है। सिंहगढ़ से वह विराटा के गढ़ में पहुंचता है। अब देखो ये तो पहले वाले का जो है आंसर हो गया, विराटा की पद्मिनी वाला। अब ख है कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास के कथानक की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ख का आंसर ये रहा आपका। पहला पॉइंट है कि अपनी कल्पना से उन्होंने इस दांगी कन्या के रूप में जनता की उसके प्रति असीम श्रद्धा, उसके प्रेम और बलिदान की मार्मिक कथा प्रस्तुत की है। दूसरा ये है कि इस कथा में उन्होंने दलीप नगर राज्य के आंतरिक षड्यंत्रों तथा छोटे छोटे हिंदू राज्यों के आपसी वैमनस्य और कालपी के फौजदार अली मर्दान से उनके युद्ध का वर्णन करके कथा को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सार्थक बना दिया है। अगला है कि इससे स्पष्ट है कि विराटा की पद्मिनी में इतिहास, लोक कथा और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। वर्मा जी ने उस काल के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया है और लोक कथाओं की विदंतियों तथा कल्पना का भी सहारा लिया है। अब ये तो हो गए हमारे ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स। अब ये अथवा करके विराटा की पद्मिनी उपन्यास की भाषा की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो ध्यान से इसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। तो देखिए यह है कि वर्मा जी ने वैसे तो विराटा की पद्मिनी में परिनिष्ठित हिंदी का ही प्रयोग किया है, लेकिन उसके बीच बुंदेली के शब्दों का समावेश कर उसे सजीव बना दिया है। उपन्यास के किसान पात्र तो शुद्ध बुंदेली में ही बातचीत करते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण मुसावली के किसान और कुंजन सिंह के वार्तालाप में दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि बुंदेलखंड अंचल को उसकी समग्रता और सजीवता में प्रस्तुत करने की वजह से विराटा की पद्मिनी में आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं भी समा गई हैं। और तीसरा पॉइंट है कि वर्मा जी ने विराटा की पद्मिनी की रचना परिनिष्ठित हिंदी में की है। वर्मा जी ने ध्वनि मूलक, अर्थमूलक आदि शैलीय उपकरणों की सहायता से अपनी भाषा शैली को व्यंजक और मधुर बनाने का भी सफल प्रयास किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य प्रधान अलंकारों तथा मौलिक उपमानों की सहायता से उन्होंने अपनी भाषा शैली को नवीनतम और व्यंजकता प्रदान की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है, इसमें क और ख 2 हैं, ठीक है। क है कि कुमुद को लोग दुर्गा का अवतार क्यों मानने लगे थे, और ख है कि अली मर्दान विराटा की ओर तुरंत कूच करने का निर्णय क्यों लेता है। तो देखो पहले कुमुद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़नगर के पालर नामक गांव में दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहीं नरपति दांगी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो किशोरावस्था में पहुंचने पर दुर्गा के अवतार के रूप में फेमस हो गई। उसका नाम कुमुद था। वह पद्मिनी कन्या कहलाती थी क्योंकि वह चंपा के समान गोरी थी और उसके शरीर से सुगंध निकलती थी और वह कमल के समान कोमल थी।
दूसरा है आपका अलीमर्दान वाला क्वेश्चन। एक तो अलीमर्दान कुमुद को पाने के लिए खुद ही शीघ्र युद्ध समाप्त करना चाहता था, दूसरे दिल्ली से उसके पास फरमान आ गया था कि वह अपनी सेना के साथ शीघ्र दिल्ली आए। यदि वह शीघ्रतापूर्वक विजय नहीं प्राप्त करेगा तो उसे देवी सिंह से सुलह करनी पड़ेगी। तो ये दोनों आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। अगला क्वेश्चन है 11 जो कि है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो अभी तक जो हमने काव्यांश पढ़ा था, जो आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था वो था आपका पठित काव्यांश। लेकिन अब इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ेंगे तो आपका इस तरीके से एक अपठित काव्यांश आपको दिया जाएगा। अपठित का मतलब होता है आउट ऑफ द सिलेबस, यानी आपकी बुक के बाहर का। ठीक है, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अच्छा स्कोर इनमें भी कर पाएंगे। जैसे कि आपका पद्यांश, तो ये आपका अपठित काव्यांश है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उभरे गुलाब से घटकर कोई फूल नहीं, नीचे कोई सौंदर्य न कसी जवानी से। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बेस पर आपसे 4-5 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, जिनके आंसर्स आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे कि आपको ये अपठित पद्यांश दिया गया था, ऐसे ही आपको ये अपठित गद्यांश दिया जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ के आपके इसके आंसर्स को देना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं रहते, इसी से जो है निकाल करके आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रहा, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि मानव जाति के मित्र गिद्धों के प्रति उदासीनता के कई कारण हैं। सफाई करके हमारे ऊपर उपकार करने वाले इस पक्षी को लोग मांसाहारी भद्दा पक्षी कहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने वाला है, यह पक्षी साफ सुथरा रहता है। तो ये किसी भी पर्सन, प्लेस, किसी भी थिंग के बारे में हो सकता है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड ये छोटा सा गद्यांश आपको दिया जा सकता है। अब मान लो आपने इसको पढ़ा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहला क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक का मतलब क्या, टाइटल होना चाहिए उसका। तो जब इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा भी गिद्धों से लेकर रिलेटेड है, तो चलो विलुप्त होती प्रजाति गिद्ध, या फिर गिद्धों का अस्तित्व, ऐसा कोई भी आप इसको टाइटल दे सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, एक एक वर्ड में आप इनका आंसर कर सकते हैं, जो कि आपके सामने हैं सारे के सारे आंसर्स। चलिए, ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि क्या में है कि परी प्लस अवसान और खग प्लस इंद्र, इनमें क्या करना है, दोनों वर्ड्स का आपको संधि करना है। संधि करेंगे तो कैसे आंसर आएगा इसका, परी प्लस अवसान यानी परावसान, और खग प्लस इंद्र यानी खगेंद्र। ऐसे ही ख में है आपका कि अपन को कुछ नहीं मालूम। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। अब शुद्ध का मतलब ये पूरी लाइन अशुद्ध है, इसको सही तरीके से लिखना है। तो भाई ऐसे कौन बोलता है कि अपन को कुछ नहीं मालूम, इसको आप सही तरीके से लिखेंगे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगला है कि मैं तो 9 बजे ही सो जाता हूँ। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कि मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ। नेक्स्ट है वह आ गया है, प्रार्थना वाक्य में बदलना है आपको। तो इसमें आप कहेंगे क्या वह आ गया है। नेक्स्ट है न कि नए प्रधानमंत्री ने अपना वादा दोहराया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो नए प्रधानमंत्री को अपना वादा पूरा करना है, यानी कर्म करना है। तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपकी ग्रामर रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। मतलब यहाँ पर ना आपको 2 छोटे छोटे से टॉपिक दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि अपनी पर्सनल फीलिंग के साथ इनके बारे में लिखिए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ये है कि मैंने किया मतदान पहली बार। तो देखो इसमें आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ लिखना है कि मैंने किया मतदान पहली बार। 2 में से किसी एक का भाव पल्लवन करना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर पर्सनली आपसे कहा जाए कि भाई इस टॉपिक के बारे में बताओ, मान लो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं इस वर्ष 18 साल का हो गया और मेरी इस वर्ष वोट बनी, मैं अगले वर्ष वोट डालूंगा। अगला वर्ष आ गया और सांसद के चुनाव के लिए मुझे वोट डालना है। यह सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वोट का दिन आया और मैं सुबह उठकर वोट डालने गया। मतलब जो जो आपने किया, जैसा आपने फील किया, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। ऐसे ही आपका अगला टॉपिक है, मान लो ये है कि सुहानी शाम और दोस्तों का साथ। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये रहा कि भी आज वर्षा हो रही है, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ गांधी बाग जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा वहाँ जाऊंगा और मेरे दोस्त वहाँ पर मस्ती करेंगे। शाम को हम सब जो है गांधी बन गए। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। छोटा सा ही पैराग्राफ लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है टिप्पण किसे कहते हैं, इसकी 2 उपयोगिताएं लिखिए, या फिर टिप्पण और टिप्पणी का अंतर बताइए। टिप्पणी और टिप्पण का अंतर बताइए। तो देखो टिप्पण से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन 99% आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए।
देखो, सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में। जबकि जो टिप्पण होता है वो विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसे हरे रंग की नोटशीट पर ही लिखा जाता है। इसलिए जब टिप्पणी और टिप्पण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको उनमें डिफरेंस समझना होगा, दोनों कितने अलग हैं। हेडिंग है आपकी नेमी कार्यालय टिप्पण। तो देखो, सामयिक और प्रतिदिन के टिप्पण को नेमी टिप्पण कहते हैं, जैसे कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, निदेशक महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें, इसके अलावा प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया फाइल प्रस्तुत है। तो ये नेमी कार्यालय टिप्पण है। नेक्स्ट है आपका, इन्हें निम्नलिखित प्रयोजनों से लिखा जाता है। पहला है कि सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित टिप्पण। दूसरा है कि छोटी मोटी बातों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पण। इसका प्रयोजन मामलों को निपटाना और ऊपर के अधिकारियों के विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। टिप्पण से मामलों को निपटाने में मदद मिलती है। संक्षिप्त टिप्पण, इनका प्रयोग अधिकारियों और सहायकों द्वारा किया जाता है और इनके प्रयोग से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है और मामलों के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन था आपसे कि भाई टिप्पणी और टिप्पण में अंतर बताइए। तो ये रहा अथवा करके टिप्पणी एवं टिप्पण में अंतर। देखो, सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। कहते हैं ना कि मैंने टिप्पणी की इस बारे में। टिप्पणी का मतलब अपने विचारों को कम शब्दों में बताया जाता है, जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कार्यालय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर वो अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए, अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए प्रयोग में इसको लाते हैं और इसे हरे रंग की नोटशीट पर ही लिखा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और इसका शीर्षक भी बताइए। ठीक है। अब देखो, एक पैराग्राफ आपको दे देंगे और कहेंगे कि ये जो अवतरण है पूरा, ये जो पैराग्राफ है, इसका पूरा एक समरी लिखिए, शॉर्ट समरी है ना, 1/3 शब्दों में। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भाषा के बारे में, खासकर हिंदी भाषा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमारी ये धारणा भाषा की समझ विकसित करने में रोड़ा अटकाती है और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री बनाने या उसका चुनाव करने की क्रिया को भी जाने अनजाने प्रभावित करती है। भाषा सीखने का उद्देश्य पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं होता। पढ़ने लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संप्रेषण और अभिव्यक्ति, जो मौखिक ही अधिक होती हैं। स्पष्ट है कि भाषिक दक्षता नहीं, संप्रेषण दक्षता चाहिए। अथवा किसी भी भाषा को पढ़ाने वाले अपने शिक्षक की पढ़ाने की शैली की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए एक रपट बनाइए। तो देखो, शीर्षक क्या है इसका, भाषा की दक्षता। ठीक है। अब देखो, भाषा हमारे जीवन में, भाषा यानी इस वाली ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, इसका जो है हम लिख रहे हैं सार 1/3 शब्दों में। इस पैराग्राफ का जो सार है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लिखना, उत्तर से। ठीक है, ये रहा। तो उत्तर है हमारा, हम इसका शीर्षक क्या देंगे, शीर्षक है इसका भाषा की दक्षता। अब इसका सार लिखना है हमें 1/3 शब्दों में। तो सार है कि भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। भाषा के बिना हम अपने तथा दूसरों के विषय में इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। भाषा को सही और स्पष्ट करने के लिए संप्रेषण और अभिव्यक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मुश्किल से 1.5-2 लाइन का आपको ये आंसर लिखना होगा। अब अथवा यानी दो, देखो दो में से आपको जो है किसी एक का सार लिखने को आएगा और उसका शीर्षक भी देना होगा। अब दूसरा जो था आपका, उसका देख लेते हैं अथवा करके। वो है कि हमारे हिंदी के अध्यापक जी श्री कृष्ण गोस्वामी जी बहुत ही विद्वान हैं। वे हमें विषय की उन सभी बारीकियों से परिचित कराते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। वे हमें व्याकरण के सभी विषयों का बारीकियों से अध्ययन कराते हैं और उनकी पढ़ाने की शैली का ही प्रभाव है जो हमारी भाषा में पारंगत कर रहा है। तो ये हमने आंसर देखा है। इनमें जो है आपको क्या करना है, सार लेखन करना है। सार का मतलब समरी लिखनी है छोटी सी पूरे पैराग्राफ की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जब आपके क्षेत्र में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में आपको अपने अनुभवों को संक्षेप में लिखना है। यानी यहाँ पर भी आपसे कहा जाएगा कोई टॉपिक देके, कोई सिचुएशन देके, मान लो ऐसा हुआ कि आपके क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ रही थी, बिजली और पानी भी ठीक से नहीं आ रहा था, तो आपके उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी, क्या विचार थे, वो बताइए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर ऐसे ही आपको कोई सिचुएशन देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
तो देखो आप बता सकते हो ऐसे ही भाई नॉर्मली कि कल हमारे मोहल्ले के बिजली के जर्जर तारों को बदलने के लिए 6 घंटों का कट लगा। जून के अंतिम सप्ताह में इस कट ने लोगों के जीवन को कष्टकारी बना दिया, क्योंकि जून में तो बहुत गर्मी होती है। ऐसी कंडीशन में ना तो पीने और नहाने आदि के लिए पानी की आपूर्ति हो पाई और ना ही पंखे चले, जिससे पूरा दिन बहुत ही अस्त व्यस्त रहा। तो ऐसे आपको छोटी सी अपनी फीलिंग्स बतानी है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपको एग्जाम में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में कुछ राज्यों की पंचायतों में महिलाओं की स्थिति के आंकड़े दिए गए हैं। इन्हें दंड आरेख को कहते हैं हम बाय डायग्राम, तो उससे प्रदर्शित करना है। ठीक है, दंड आरेख आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ राज्य में महिलाएं प्रतिशत दर में आपको दर्शाई गई हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ राज्यों की पंचायतों में महिलाओं की जो कंडीशन है वो उनके आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें दंड आरेख यानी बार डायग्राम में प्रदर्शित करना है। अब राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो ये आपका बार डायग्राम है। ठीक है, दंड आरेख है। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर लाइन जा रही है वो है महिलाएं प्रतिशत में, इस तरीके से ये लाइन जा रही है। तो आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा जो है यहाँ पर दिया गया है। राज्य ये सारे हैं कि सारे राज्य हैं आपके, ये रहे त्रिपुरा है आपका, तो त्रिपुरा आपका 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब आपसे कहा गया है कि मान लो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा राज्य महिलाएं जो है प्रतिशत में वो है 35। तो आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहला जो ये दंड आरेख है वो है ये रहा त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा हमारा कहाँ जाकर के रुक रहा है, 35 पर। ये रहा ना, बताया आपको कि त्रिपुरा है 35 पर, और आपने यहाँ पर ये दंड आरेख बनाया है, तो यहाँ पर जो त्रिपुरा है ये रहा 35 पर आकर के रुक जाएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र है दूसरी तरफ, महाराष्ट्र है आपका 25 पर। तो आप देख सकते हैं ये रहा महाराष्ट्र कहाँ पर जाकर रुक रहा है, 25 पर। ऐसे ही आपका केरला है, तो केरला 20 पर है। तो आप देख सकते हैं ये रहा केरला आपका 20, और 20 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसे ही आपका आंध्र प्रदेश है 30 पर। तो 30 आपका कहाँ है, 30 आपका ये रहा, आप देख सकते हैं ये रहा आपका 30। ठीक है, 30 यहाँ पर है आपका। उसके बाद है आपका पंजाब आपका 15 है, तो ये भी आपके सामने है पंजाब, और पंजाब 15 पर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से बहुत सी सिंपल ये दंड आरेख है जो आपको बनाना है, और अच्छे खासे नंबर आपको इस पर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपके सामने है, जो कि आपको एक आई थिंक पत्र लेखन दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, पत्र लेखन रिलेटेड है। यहाँ पर भी 2 टॉपिक होंगे आपके। मान लो एक क्वेश्चन है आपका कि पिताजी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों वाला एक बैग है जिसे आप मेट्रो में भूल गए थे और एक अपरिचित व्यक्ति ने आपको पार्सल से वो लौटा दिया है, तो आपको आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। इसके अथवा में दूसरा भी दे देंगे कि आपने पाया है कि रात को मेट्रो या बस में सफ़र करने वाले कुछ लोग नशे में धुत होते हैं और साथ में यात्रा करने वाले लोगों से वो दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो बेसिकली ये आपको एक तो इनफॉर्मल लेटर दे दिया गया और दूसरा आपको फॉर्मल लेटर दे दिया गया। आपको दोनों की फॉर्मेट पता होने चाहिए और दोनों के बारे में अच्छे से लिखना आना चाहिए। लेटर के फॉर्मेट क्या होते हैं, ग्रामर और आपका जो है राइटिंग स्किल्स यानी लेखन जो आपका होता है, उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप समझ सकते हो। पहले का आंसर देख लेते हैं जिसमें आपको धन्यवाद देना है। तो लिखना किस तरीके से है कि मान्यवर योगेंद्र धामा जी सादर नमस्कार। तो आप नाम लिख दीजिए किसी का भी यहाँ पर, है ना। तो साहब आज भी आप जैसा कोई व्यक्तित्व पाकर जीवन में खुशी का अनुभव हुआ। भैया जी आपने मेरा बैग जिसमें मेरी अंक तालिका, नियुक्ति पत्र और बैंक पासबुक आदि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो इन सभी को मुझे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस उपकार के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप जीवन में हमेशा उच्चतर तरक्की पर पहुँचे और आपको कोई कष्ट ना हो। धन्यवाद। तो ऐसे आप थैंकिंग लेटर, एक तरीके से किसी को थैंक यू बोलने में आप एक लेटर लिख सकते हैं। आपका ईश्वर चंद्र गुप्ता, शास्त्री नगर, मेरठ। ठीक है, अगला है आपका फॉर्मल लेटर। तो आप लिखेंगे, देखिए, आदरणीय संपादक महोदय, दैनिक जागरण मेरठ। श्रीमान जी, मैं रात करीब 8 बजे बस में सफ़र कर रहा था। मैंने देखा कि बस में सफ़र करने वाले कुछ लोग नशे में धुत थे और वो जो साथ उनके लोग यात्रा कर रहे थे वो लोग उनसे बुरा मतलब मिसबिहेव कर रहे थे। मैं इस और आपका ध्यान पहुंचाना चाहता हूं, केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे आपको समाचार पत्र के माध्यम से ये खबर शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचे और इस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद, एक जागरूक नागरिक। ठीक है,
तो ऐसे आपको ये पत्र लिखने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है। निबंध के लिए आपको लगभग 3-4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना है। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक जैसे कि लोकतंत्र और चुनाव, दूसरा है भ्रष्टाचार और समस्या, और तीसरा है मेरा जीवन स्वप्न, और चौथा है अंधविश्वासों से मुक्ति ज़रूरी। तो ऐसे ही जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा ईजी लगे, जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, आप उसको अटेम्प्ट करना, उसके बारे में लिखना। अब इन सभी जो निबंध हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, ये रहे इनके आंसर्स। आप इनको पढ़िए और इसी तरीके से अपने निबंध लेखन की प्रैक्टिस करिए। जब आप निबंध लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि आप हेडिंग के साथ डिटेल्स में जाएं। ठीक है, हेडिंग भी लिखें, डिटेल्स में जाएं, क्योंकि जब आप हेडिंग प्लस डिटेल लिखते हैं तो एग्जामिनर उससे काफ़ी इंप्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, दूसरा ये रहा है भ्रष्टाचार की समस्या, तो इसमें भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो, निबंध तो वही है कि आपको अपने विचारों को लिखना होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, और विचारों को आपको जो है सही तरीके से क्रमबद्धता के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ आपको लिखना होता है। ये पूरी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाती है। अगला टॉपिक है मेरा जीवन स्वप्न, यानी आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का सपना है मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य बनूं, या फिर मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, या फिर मैं इंजीनियर बनूं, या फिर मैं जो है स्पेस में जाऊं। कुछ भी आप अपना जीवन का स्वप्न मतलब अपना ड्रीम बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब देखो यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन थे अब तक, वो टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका खंड क था। खंड क में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जो सारे कंपलसरी हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। अब आपका खंड ख होता है शुरू, जहाँ पर आपको जो है ऑप्शनल खंड है ये, खंड ख के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या फिर इसके अलावा खंड ग भी है, या फिर उसके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप सिलेक्ट करते हो खंड ख को तो इसी के ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और खंड ग को सिलेक्ट करते हो तो उसी के ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस खंड ख के और कुछ ग के। अब देखो, खंड ख का जो नेम है वो देख लीजिए आप लोग का, वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। तो इसमें इसी मुद्दे पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी आप देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये टोटल 15 मार्क्स का पूरा खंड है। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो फ्रीलांसर है, न्यूज़ ब्यूरो, इंटरनेट, 3 छोटे छोटे से मतलब नेम है ये, इनकी डेफिनेशन आपको देनी है। अगर हम बात करें स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांसर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फ्रीलांसर को स्वतंत्र पत्रकार, तो वह पत्रकार जिसका किसी विशेष समाचार पत्र से संबंध नहीं होता, जो अपनी इच्छा के हिसाब से स्वतंत्र रूप से किसी भी पत्र के लिए लिख सकता है, उसको बोलते हैं हम फ्रीलांसर। नेक्स्ट है न्यूज़ ब्यूरो। न्यूज़ ब्यूरो का मतलब क्या होता है, समाचार पत्र समूह ने अपने न्यूज़ ब्यूरो स्थापित कर रखे हैं, जो सीमित रूप में समाचार सीमित समिति का ही काम करते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ सर्विस तथा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। अगली जो डेफिनेशन है वो है इंटरनेट के बारे में आपको बतानी है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है, इसे एक प्रकार की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर की लगभग हर एक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से कोई भी चिट्ठी मिनटों में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। किसी फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाने के लिए अब किसी आदमी को यात्रा नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट के थ्रू कोई भी फाइल कहीं भी मिनटों में जा सकती है और भेजी जा सकती है। चलिए, ये तो होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के महंगाई वृद्धि के विरोध में एक सामूहिक प्रदर्शन के बारे में छोटा सा समाचार लिखिए। मतलब महंगाई जो बढ़ रही है ना, मान लो उसके विरोध में कहीं एक प्रदर्शन हुआ, तो उसके बारे में छोटा सा समाचार लिखो। आंसर है आपका, आंसर आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, मेरठ। कल महानगर विकास मंच ने जिला मुख्यालय पर महंगाई वृद्धि के विरोध में एक विशाल सामूहिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें मंच ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि महंगाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। मंच में मुख्य रूप से श्री BK गुप्ता जी, राजीव सेठिया, श्री ईश्वर चंद्र गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्री मयूर गुप्ता, श्री प्रतीक गुप्ता और श्री ओम गुप्ता आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा समाचार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संपादकीय किसे कहते हैं, ये स्पष्ट करिए। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि विज्ञापन की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। संपादकीय का मतलब क्या होता है, तो देखो, संपादकीय में किसी महत्वपूर्ण घटना,
सरकार के फैसले या सामाजिक समस्या आदि पर टिप्पणी होती है। समाचार में जहां घटनाओं या स्थितियों की तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, वहीं संपादकीय उन पर विचारात्मक टिप्पणी भी करते हैं। संपादकीय में समाचार पत्रों की दृष्टि का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इनमें किसी घटना, समस्या या नीतिगत फैसले पर संपादक क्या टिप्पणी करता है, उससे उसके साहस और विचारों का पता चलता है। कई बार क्या होता है कि संपादकीय पढ़ने के बाद सरकारें फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती हैं, किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर हो जाती हैं। जिस नियम पर संपादकीय लिखा जाता है उसे माना जाता है कि गंभीर मुद्दा है। इससे पाठकों में जागरूकता भी पैदा होती है। कई बार किसी समाचार को पढ़कर पाठक उतना आंदोलित नहीं होता जितना कि संपादकीय को पढ़कर हो जाता है। तो यह है संपादकीय। दूसरा है कि विज्ञापन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखो, संपादकीय के बारे में ऊपर 2 लाइन और भी हैं कि संपादकीय मुख्यतः अखबारों और पत्रिकाओं में संपादक की ओर से संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है, और कभी कभी संपादकीय अति महत्वपूर्ण होने पर प्रथम पृष्ठ पर भी, मतलब पहले पेज पर भी उसको लिख देते हैं। दूसरा है विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का एक साधन है। जैसे कि आप देखते हैं कि तरह तरह के एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन जिनको हम कहते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं टीवी में। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत सारे विज्ञापन यानी ऐड आते हैं। इसके अलावा आपके जो है न्यूज़पेपर्स में भी ऐड होते हैं। बहुत तरीके हैं विज्ञापन करने के, किंतु साथ ही यह संचार माध्यमों की आय का भी एक प्रमुख स्रोत होता है। अगर अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित ना हो तो अखबार हमें 1-1.5 रुपये में मिलता है, और वह 8-10 रुपये में मिलेगा। इसी तरह रेडियो और दूरदर्शन पर भी खूब विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं, जिनसे दोनों माध्यमों की आय होती है। विज्ञापन देने वाले व्यापारिक संगठन अखबारों के पाठक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर विज्ञापन छपवाते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। इसमें आपसे कहा गया है कि संचार माध्यमों के किन्हीं 3 प्रमुख अवयवों और उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। देखो, आप में से अनेक लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते और टेलीविज़न देखते हैं। ये सभी संचार माध्यम हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। इन माध्यमों में इंटरनेट सबसे नया और सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों एवं विभागों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले प्रचार सामग्री भी संचार का माध्यम साबित हुई है। संचार माध्यमों के 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम, तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। मुद्रित माध्यम का मतलब प्रिंटेड मीडियम। तो देखो, समाचार हम किन प्रिंटेड, मुद्रित का मतलब होता है जो चीज़ें प्रिंट करके समाचार के रूप में हमें मिलती है, जैसे कि अखबार हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पढ़ के हमें जो है खबरें मिले। दूसरा है श्रव्य माध्यम यानी सुनकर, जैसे कि रेडियो पर आप खबरें सुन लो, है ना। तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें देखकर और सुनकर, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, इनमें। तो ये सभी संचार के माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का थोड़ा सा और जो है आपका डेफिनेशन है, थोड़ी सी और डिटेल में है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। चलिए, तो ये सारी की सारी पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाचार पत्रों की भाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को 100 उदाहरण समझाइए। पहला तो ये है 25 का क्या, और क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी के 2 लाभ स्पष्ट कीजिए। तो देखो, समाचार पत्रों की भाषा और परिवर्तन में एक रूपता का अभाव है। यह दोष हिंदी के लगभग सभी समाचार पत्रों में पाया जाता है। इसके मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं। पहला तो यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हिंदी के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। दूसरा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं जिनमें अनेक असमानताएं हैं। तीसरा है कि अधिकांश हिंदी भाषी पढ़ने लिखने में तो हिंदी के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों और मित्रों से अपनी स्थानीय बोली में बात करते हैं। चौथा है कि हिंदी भाषा का मानक रूप में तो हिंदी क्षेत्र में एक सा है, लेकिन हिंदी की बोलियां ब्रज, अवधी एवं भोजपुरी आदि में अंतर है। ख वाला जो आंसर है, देखो ये तो हमने समाचार पत्रों की भाषा की किन्हीं 2 विशेषताएं देखी हैं। ख में है कि सूचना प्रौद्योगिकी के 2 लाभ बताइए। तो देखो, पहला लाभ यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व का टेलीविजन के माध्यम से लगभग हर गांव के मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के भी कार्यक्रम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षा संबंधी कार्यक्रम तो विद्यार्थियों की तरह ही निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है कि संचार माध्यमों ने व्यक्ति की मनोरंजन की इस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया है। खास तौर से दूरदर्शन और रेडियो ने जनसाधारण के मनोरंजन की जरूरत की पूर्ति की है। तो यहाँ हमारा हो जाता है खंड ख समाप्त। अगर खंड ख आप करना चाहें तो इसके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, समझ में नहीं आता तो इसको स्किप करके खंड ग के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है विज्ञान की भाषा हिंदी। ये पूरी पीपीटी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है।
तो यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 21 से ही आपकी स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। मतलब यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन देनी है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है माउस, तीसरा है परपोषी। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। माउस एक निवेशित डिवाइस है जो चपटी सतह पर घुमाने से दृश्य पटल पर कर्सर की गतिविधि नियंत्रित करती है। तीसरा है परपोषी दूसरे जीव का पोषण एवं स्थायी या अस्थायी रूप से शरण देने वाले जीव होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें अगेन आपके दो ऑप्शन है, क और ख। क में है कि आर्यभट्ट और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि पर टिप्पणी कीजिए, और ख में है कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। तो देखो 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम लोगों को बताया कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय तथा आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। ख में है कि शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। इन्होंने ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। या फिर इसमें भी आपको अथवा करके एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भी पर्यावरण प्रदूषण पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव बताइए। तो दोनों ही बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये एकदम बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आप ईजी से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक अंधविश्वास के बारे में है। तो अंधविश्वास का मतलब क्या है भाई? बिना सोचे समझे एकदम से दूसरों की बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वास से छुटकारा सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों, स्त्री पुरुषों के भेदभाव, भावुकतापूर्ण फैसलों से बचकर ही वह करना चाहिए जो वैज्ञानिक हो और विवेकपूर्ण हो। इससे हमारा और हमारे देश का विकास हो सकता है। कोई भी बात केवल इसलिए ठीक नहीं होती कि उसे हमारे बड़े बूढ़े या हमारे घनिष्ठ मित्र कह रहे हैं, बल्कि कोई भी बात तब ठीक होती है जब उसमें तर्क हो और बुद्धि सम्मत हो वो बात। यही बात महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कही थी। वैज्ञानिक प्रगति ने असंख्य अंधविश्वासों और मान्यताओं को बदल दिया है, लेकिन अभी भी इस तरीके की कई मान्यताएं बची हैं जो सभी के सहयोग से जल्दी ही समाप्त होंगी। तो ये अंधविश्वास की डेफिनेशन है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाता है ये हमने देखा। अथवा करके कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव बताइए। तो इसका आंसर आपके सामने है, जैसे कि ये रहा। पारितंत्र अथवा उस समूचे वातावरण को कहते हैं जिसमें जीवधारी आपसी सहयोग के साथ रहते हैं। पारितंत्र उस पूरे एनवायरनमेंट को कहा जाता है जिसमें जितने भी जीव है ना, जीवधारी, वो सब सहयोग के साथ रहते हैं, कोऑपरेशन के साथ रहते हैं। इस तरीके से पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, घाटी, खेत तथा जीव जंतु सभी परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या वृद्धि की वजह से पारितंत्र संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए आवास और अन्न के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत भी बढ़ गई। इसका ये रिजल्ट निकला कि जहाँ जंगलों वाले भाग थे वहाँ से जंगल और पेड़ पौधों को काटकर रहने के लिए आवास और खेती योग्य जमीन बनाई जाने लगी। जंगलों के कटने से औषधि योग्य वनस्पतियां नष्ट होने लगी। इसके अलावा वातावरण में प्रदूषण बढ़ने लगा, क्योंकि जब पेड़ पौधे कटने लगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ गया। आज कंडीशन ये है कि कुल ब्रह्मांडीय गर्मी में हुई बढ़ोतरी का 50% हिस्सा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है। पेड़ पौधों तथा हरियाली के कम होने से न केवल वातावरण गर्म रहता है बल्कि बारिश भी कम होती है। जलाने के लिए लकड़ियों की कमी बनी रहती है और बाढ़ की वजह से खेती योग्य जो भूमि है उसका कटाव तेज हो रहा है। 1982 ईस्वी में भारत में कुल 133 करोड़ टन जलावन की लकड़ियों की जरूरत थी, जिसमें से केवल 39 करोड़ टन की आपूर्ति हो पाई थी। शेष लकड़ी की आपूर्ति के लिए लोगों ने जंगलों की तेजी से कटाई शुरू कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1970 में जो 2,30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ था, 1984 ईस्वी में वह बढ़कर कितना हो गया? 5,90,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। जंगलों को काटकर खेती योग्य नई जमीन बनाने की वजह से 1960 ईस्वी की तुलना में 1982 ईस्वी तक आते आते सिंचाई के पानी की ज़रूरत 2 गुना बढ़ गई, जिसकी वजह मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि ही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 जो कि है विज्ञान की भाषा की 3 विशेषताएं उदाहरण के साथ बताइए। यानी विज्ञान की भाषा की 3 क्वालिटीज बतानी है आपको। पहली है कि विज्ञान की भाषा सुनिश्चित, स्पष्ट और सुबोध होती है। वैज्ञानिक अपनी बात को सरल भाषा में तर्कपूर्ण ढंग से कहता है और विज्ञान में स्पष्टता और यथार्थता का बहुत महत्व है। सहजता, सरलता और सीधे सीधे बात को कहना वैज्ञानिक भाषा का गुण है। दूसरा यह है कि विज्ञान की भाषा की एक विशेषता है तार्किकता। ठीक है,
अर्थात जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके, जिसमें कार्य कारण संबंध स्पष्ट नजर आए। विज्ञान प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके ही हमें कुछ सिद्धांत देता है और उसकी वास्तविकता की जांच खुद भी करता है। ठीक है, हम खुद भी उसकी वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। यानी जब विज्ञान हमें कोई बात बताता है, तो कोई सिद्धांत देता है, तो पहले प्रयोग करता है उसके ऊपर, और तब उसकी वास्तविकता की जाँच हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वह विज्ञान पर आधारित होता है। विज्ञान के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तर्क अवश्य होता है, और इसी कारण विज्ञान की भाषा भी तार्किक होती है। थर्ड पॉइंट यह है कि गर्मियों में घड़े में जो है पानी ठंडा रहता है। वह इसलिए क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें से पानी लगातार रिसता रहता है। यह पानी गर्मियों की शुष्क हवा के कारण शीघ्र ही भाप बन जाता है। इस प्रकार मटके के चारों तरफ की वायु में नमी रहती है और घड़े में रखा पानी ठंडा बना रहता है। इसलिए यह सूत्रबद्ध तरीके से प्रत्येक घटना की व्याख्या करने में सक्षम होती है। सूत्रबद्धता की वजह से ही बड़ी से बड़ी और लंबी से लंबी प्रक्रिया को कम स्थान और समय में समझा जा सकता है। सूत्रों के प्रयोग से ही वैज्ञानिक भाषा में संक्षिप्तता आती है। विज्ञान में किसी भी क्रिया का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, अतः वैज्ञानिक तथ्यों में सदैव कार्य कारण संबंध होता है और भाषा में ही कार्य कारण संबंध स्पष्ट झलकता है। तो ये विज्ञान की भाषा की 3 विशेषताएं थी, जो कि हमने उदाहरण के साथ देखी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर कार्य करने से होने वाली 3 सुविधाओं की चर्चा कीजिए। मतलब जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो, तो जब आप काम करते हो, तो उससे कौन सी 3 सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो देखो, पहली आप देख सकते हैं 3 की जगह हमने 5 देख ली हैं इसमें। कंप्यूटर अपनी विशिष्टताओं की वजह से अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर अपनी तीव्र गति, शुद्धता, यथार्थता, अपार सूचनाओं और आंकड़ों के स्मृति भंडार की विशेषताओं के कारण किसी भी कार्य को पूर्ण समर्थता के साथ संपन्न करता है। यह कभी नहीं थकता, दिन रात घंटों तक ये काम कर सकता है। बड़े से बड़े और जटिल से जटिल कार्य को यह सरलता के साथ कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है, यह मानव के समान प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है, लेकिन यह एक मशीन होने की वजह से भावहीन है। मतलब इसमें भावनाएं, फीलिंग्स नहीं होती। इसके पास ना ज्ञान है, ना अनुभव। किसी भी प्रयोगता से यह भेदभाव नहीं करता। कोई भी चला लो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यह तो मात्र मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रमशः पालन करता चला जाता है। यानी जो इंसान इसको निर्देश देता है, कंप्यूटर उनका पालन करता है। यह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, मतलब खुद फैसले नहीं ले सकता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपार आंकड़े याद रख सकता है और आवश्यकता जाहिर करने पर आपको विविधा प्रकार की सूचनाएं भी उपलब्ध करा सकता है। तो ये कंप्यूटर पर कार्य करने से होने वाली सुविधाएं हैं, या फिर हम इनको कंप्यूटर की विशेषताएं भी कह सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका खंड क था। खंड क में आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। खंड ख या ग जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, तो टोटल 25 क्वेश्चन आपको करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि खंड ख या ग में से किसी एक ऑप्शन के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाली हूं, जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ लेते हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस कवि के दोहे ने राजा जयसिंह पर असर डाला था। देखो, कविता का प्रभाव प्रत्येक मानव के मन पर असर कारक होता है। कवि बिहारी के एक दोहे राजा जयसिंह, जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के मोह में पड़कर राज्य और समाज को भूल गया था, इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो अपनी पत्नी के मोह से मुक्त होकर राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतीक का प्रयोग हुआ है। तो देखो, सूरदास द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत में बार बार प्रतीक यानी भ्रमर का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भ्रमर, जिसको हम कहते हैं भंवरा काला होता है और उद्धव का रंग भी काला था। ठीक है, कृष्ण भी सांवले थे। भंवरों का स्वभाव है कि खिले हुए फूलों पर मंडराकर फूलों से रस प्राप्त करते हैं, अर्थात गोपियां भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती हैं और साथ ही कृष्ण को भी भ्रमर कहकर उलाहना देती हैं। कवि सूरदास ने भ्रमर गीत में भ्रमर को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है 3, जो कि है, संत रैदास किस मत के समर्थक थे। संत रैदास के बारे में पूछा गया है। तो देखो, संत रैदास भारतीय अद्वैत वेदांत के मत के समर्थक थे और उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक ही हैं, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। संसार में आत्मा माया में लिप्त होने की वजह से जीव कहलाती है और ब्रह्म निर्गुण है और अटल है।
अगला क्वेश्चन है संसार में भक्त की महत्ता कब बढ़ती है। तो देखो संत रैदास कहते हैं कि जब भक्त को ईश्वर का संपर्क मिल जाता है, जब भक्त हर समय ईश्वर रस में लीन रहता है, तब भक्त की महत्ता बढ़ जाती है। जब भक्त में मैं की भावना यानी मैं का मतलब अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है, तभी वह ईश्वर के पास पहुंच जाता है और भक्त अपना सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर देता है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट पर भरत किस प्रकार आश्वत हुए। तो देखो चित्रकूट पर जब गुरु वशिष्ठ और श्री राम को भरत ने अपने पक्ष में देखा तो भरत आश्वस्त हो गए और अवसर को अनुकूल जानकर सभा में भरत पुलकित होकर खड़े हो गए। अगला क्वेश्चन है कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस प्रकार का है। देखो मीरों का कृष्ण के प्रति समर्पण भाव का प्रेम है, मतलब वो खुद को समर्पित करती हैं। आपने मीरा के बारे में सुना होगा कि श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती थी, उनकी दासी थी वो एक तरीके से। तो क्योंकि वो खुद को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित समझती थी कि मैं उनको ही समर्पित हूँ। और मीरा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आत्मा निर्मल कब होती है। देखो जब भक्त अथवा प्रेमी मैं की भावना से मुक्त हो जाता है। मैं का मतलब घमंड यानी अहंकार। तो जब इंसान में ये मैं यानी घमंड और अहंकार की भावना नहीं रहती और उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। माया और मोह इस मैं की भावना का ही परिणाम है। मतलब जब इंसान के पास माया और मोह होता है तब उसमें मैं की घमंड की भावना आ जाती है। इससे मुक्त भक्त अथवा प्रेमी ही सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं वैर से आप क्या समझते हैं। वैर का मतलब दुश्मनी, घृणा, क्रोध, शत्रुता, लड़ाई तो ये सभी एक ही चीज़ को कहा जाता है। अधिक समय तक किसी से भी किया गया जो वैर है वो हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर गर्मियों का जो मौसम होता है उसकी भीषणता का वर्णन कीजिए। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे वह तोड़ती पत्थर तो आपको पता चलेगा कि भरी भीषण गर्मी में बहुत ही तपतपाती चिलचिलाती धूप में वो एक मजदूरिन बेचारी पत्थर तोड़ रही होती है। तो इस कविता के आधार पर गर्मी यानी गर्मी का जो मौसम होता है उसमें कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है उसके बारे में बताइए। देखो कवि ने वह तोड़ती पत्थर कविता में गर्मियों के दिनों में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी की चर्चा की है। गर्मी का दिन तमतमा रहा है, तन को झुलसा देने वाली गर्म लू चल रही है, मानो कहीं रुई सी जल रही हो और चारों ओर गर्म लू के गुबार छा गए हों। और इतनी भीषण गर्मी में घर से बाहर निकल पाना भी दूभर है। कवि ने भीषण गर्मी की कल्पना इस कविता में की है। अगला क्वेश्चन है विजय को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए परिवार को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए थी। देखो विजय को एड्स का रोग हो गया था और परिवार को चाहिए था कि उसका किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज कराते, विजय के मन से मौत का डर दूर करते, विजय की पत्नी से अलग रखने का प्रयत्न किया जाता, विजय को पत्नी से अलग रखने का कोशिश किया जाता। अगर ये सब सावधानियां रखी जाती तो हो सकता है विजय ठीक भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है 11 विवाह से पहले अनुराधा क्या चाहती थी। अनुराधा लेसन से लिया गया है ये। तो देखो अनुराधा ने पिता के घर पर ललित कला में बीए की परीक्षा पास की थी, जिस वजह से उसके कॉलेज घर और समाज में उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। लोग कहते थे कि अनुराधा में बड़ी हिम्मत है कि उसने लड़की होने के बाद भी बीए पास कर लिया है, वह भी ललित कला में। अनुराधा चाहती थी कि वह ललित कला को अपना करियर बनाकर समाज में प्रसिद्धि पाए ताकि अपने माता पिता का नाम भी वो रोशन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो देखो ये तो आई होप आप सभी को पता होगा। मनुष्य यदि शिक्षा प्राप्त करता है तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन यानी अपने पर्सनल लाइफ की अनेक प्रॉब्लम्स खुद ही सुलझा सकता है। शिक्षित व्यक्ति अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में सबसे आगे रहता है। शिक्षित होने पर जीविका उपार्जन के अच्छे साधन प्राप्त होते हैं, मतलब इंसान जो है इनकम भी अच्छी होती है, मतलब उसके पास काफ़ी ऑप्शंस हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है आप भी कुछ रिलेट कर पाओ इस आंसर से। तो देखो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं इसलिए नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहते क्योंकि इससे उनके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यानी पुरानी पीढ़ी को लोगों को लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है वो हमारे सारे राइट्स हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रही है और ख़ुद अपनी हुकूमत चला रही है। नई पीढ़ी के आगे आने से पुरानी पीढ़ी प्रभाव शून्य हो जाती है, मतलब उनका जो इम्पैक्ट है उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है और लोग पुरानी पीढ़ी को भूल जाएंगे। और अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पुरानी पीढ़ी के लोग भी नई पीढ़ी को ना तो आगे आने देना चाहते हैं और ना ही नई पीढ़ी का वो मार्गदर्शन ही करते हैं, उनको भी रास्ता नहीं दिखाते। और अपना आशीर्वाद भी देने में वो संकोच करते हैं। तो ऐसा इस आंसर में कहा गया है। आप कितना रिलेट करते हैं, कितना इस चीज़ से एग्री करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कुटज क्या कहलाता है।
तो देखो बात कुछ बड़ी है, क्योंकि कुटज पत्थर की शिलाओं पर गर्मी धूप सहकर भी हरा भरा है। ठीक है, कुटज जो है पत्थर की शिलाओं पर है, फिर भी वो हरा भरा है। और वह भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है कि संसार में चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ उल्लास के साथ पालो, अपना लो, ग्रहण कर लो। जीवन में कभी भी हार मत मानो। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। संसार में वह सुखी है जिसका मन उसके वश में है, वरना चारों तरफ दुख ही दुख है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गोपी बार बार किसे और क्यों धो धोकर हार गई हैं। तो देखो, गोपी फाग के अवसर पर आंखों में पड़ गए अबीर। अबीर का मतलब होता है गुलाल को निकालने के लिए बार बार अपनी आंखों को धो रही हैं और धो धो कर वो थक गई हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। गोपिका की परेशानी ये भी है कि अबीर के साथ साथ अहीर, अहीर का मतलब नंदलाल भी उनकी आंखों में बस गए हैं, समा गए हैं। अबीर तो किसी तरह आंखों से निकल जाएगा, लेकिन नंदलाल का प्रेम को वो कैसे दूर कर सकती हैं। सो ये 15 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचते रहें। अगर आप एनआईएस बोर्ड रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर आप एनआईएस बोर्ड में अक्टूबर 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर को पीएससी एनआईएस के नाम से सेव करके रखें अपने फ़ोन में। जब कभी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है पीएससी पाई स्टडी सर्कल के नाम से, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा ये पूरी पीपीटी या फिर इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे भी जुड़े। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का पेपर कैसा आएगा, हिंदी के सभी चैप्टर्स, हिंदी की ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक मैं दे दूँगी। उनसे अपने सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश है, आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।